वृंदा करात, आप सोचिए कि कम्युनिस्ट लोग 2020 की बात उसको लेकर के बैठे हुए थे और उन्होंने लगातार फॉलोअप किया। और अब जो है कि एफआईआर क्यों नहीं किया गया इस मामले में, दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि दिल्ली दंगे जो हैं वो योजनाबद्ध तरीके से हुए थे। 8 जनवरी 2020 को खालिद सैफी है, उमर खालिद है, इस तरह के लोग मिले हैं शाहीन बाग में। उसके बाद उनकी पूरी योजना बनी है, लोगों के घरों के छत पे पत्थर थे। ताहिर हुसैन ने क्या किया, अंकित शर्मा के साथ क्या हुआ, विनोद के साथ क्या हुआ, राजेश के साथ क्या हुआ, दिलबर नेगी के साथ क्या हुआ, 17 हिंदू जो मारे गए उनके साथ क्या हुआ, एसिड की पाउचें फेंकी गई, ये सब सुनियोजित तरीके से हुआ था। कल रिजेक्ट कर दी गई याचिका रामनवमी पे जो वायलेंस हुए हैं, जिसमें एक्चुअल में लोग घायल हुए हैं, एक्चुअल में कम्युनिटीज आहत हुई हैं, एक्चुअल में भयाक्रांत है लोग, डर का माहौल व्याप्त है। पुलिस मूक दर्शक बनकर खड़ी रही उन जगहों पे जहां पर इंटरनल रिपोर्ट में ममता बनर्जी को नामित किया गया है कि इनके 2-3 बयानों के कारण, भाषणों के कारण इस तरह की हिंसा हुई है, उसको भी डिसरिगार्ड कर दिया गया कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, इस पे हम कोई सुनवाई करेंगे ही नहीं। जिस चीज के घटित होने का कोई डायरेक्ट कॉजालिटी है नहीं, जो दूसरे कॉजेज के कारण घटित हुई है, उसमें आप जो है खींचे जा रहे हो। और आप, चूंकि आपकी एक छवि है, जस्टिस जोसेफ की क्या छवि है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी उनकी क्या है, यह सब तो उनके डिसीजंस में या कोर्ट रूम एक्सचेंज में सबको दिखता है। सरतन से जुदा कौन सी कम्युनिटी बात कर रहे हैं? मुसलमान। मानस कौन जला रहा है, उसकी प्रतियां कौन जला रहा है, और एक बार नहीं लगातार। उसके बाद विश्व भवन कौन कर रहा है और किसके खिलाफ हो रहा है? एक पार्टी, एक नेता। और विक्टिम कौन है? वही हिंदू समाज, वही हिंदू अपर कास्ट, वही हिंदू ब्राह्मण, जिनके ऊपर ये तमाम तरह की हेट स्पीच डाली जाती है। लेकिन कभी भी जब सुप्रीम कोर्ट हेट स्पीच की बात करता है तो उन लोगों की बात पर कोई चर्चा नहीं होती। तो यहाँ पर तो आपका विशुद्ध दोगलापन जो है वो तो नजर आ जाता है। नमस्कार दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक और नया कांड किया है, और वो कांड यह है कि उन्होंने 2020 में जो नारे लगे थे देश के गद्दारों के, अनुराग ठाकुर के द्वारा, और उन्होंने आधा बोला था और आधा जो है जनता ने बोला था, उस पर जोसेफ साहब जो जज हैं, जिन्हें हिंदुओं के जेनोसाइड के बारे में बोला जाता है तो वो मुस्कुरा देते हैं, तो उन्होंने जो है उस पर नोटिस भेजा है। और ये जो है वृंदा करात, आप सोचिए कि कम्युनिस्ट लोग 2020 की बात उसको लेकर के बैठे हुए थे और उन्होंने लगातार फॉलोअप किया। और अब जो है कि एफआईआर क्यों नहीं किया गया इस मामले में, इसको अभी तक 2023 उन्होंने क्या बोला, दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली दंगों को लेकर के क्या बोला, ताहिर हुसैन का हाथ है, ढेर सारे लोग यूएपीए में फंसे हुए हैं, और उसके बाद भी अब इस पर भी सुनवाई चलेगी। इस पर भी 3 वीक का उन्होंने समय दिया और आगे देखते हैं कि आगे क्या होगा। इसी पे आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। और चर्चा का मूल बिंदु केवल यह नहीं होगा कि अनुराग ठाकुर ने जो कहा है और उसके बाद क्या हुआ। चर्चा का मूल बिंदु यह भी होगा कि यही सुप्रीम कोर्ट 2 दिन पहले LGBTQ+ के टॉयलेट्स की व्यवस्था करवा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के कैंपस में हम 9 मूत्रालय ऐसे बनवा देंगे और चेंज रूम ऐसे बनवा देंगे कि भाई मतलब गजब का ही मज़ा ही आ जाए लोगों को। तो एक तरफ आप देखिए कि इनकी प्राथमिकताएं कितनी हिली हुई हैं, दूसरी तरफ 70,000 केसेस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं, और तीसरी तरफ आज सुबह में 11 बजे, मैं अभी 12:25 हो रहे हैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये भी समाचार आया है कि अतीक अहमद जैसे दुर्दांत अपराधी को, जिस पर 100 एफआईआर थे, जो देश में सबसे अधिक है, इसका पैरेलल एक ही बंदा है, आजम खान, 100 एफआईआर के साथ। उसके ऊपर, उसको जो गोली मारी गई है उसके ऊपर अब एक कमेटी बनाने के लिए किसी ने दिया है, याचिका दायर की है, और उस पर बोला गया कि ठीक है हम इस पे सुनवाई करेंगे। इस तरह के दौर में हम रह रहे हैं जहां पर यही कोर्ट, यही न्यायपालिका जो ये सारी चीज़ें फैसिलिटेट करती है कि आखिर आप सोचिए कि 100 केस लेकर चलने वाला, जिसमें हत्या, बलात्कार, गैंगरेप, मदरसे की छात्राओं का गैंगरेप, ऐसे इस तरह के जघन्य अपराध जो हैं इसके नाम पर हैं, उनको दरकिनार एक तरह से करते हुए जैसे कोई संत मर गया और उसके ऊपर अब पुलिस है, संसाधन है, तरह तरह की चीज़ें, कमेटी कोई बनेगा जो जांच करेगा। इसमें किसका पैसा जा रहा है?
सुप्रीम कोर्ट का या CJI चंद्रचूड़ का, ये इनको वहाँ पे इसको पुश करते जाना है। इसी के पैरेलल आप देखिए कि कश्मीर के ऊपर नरसंहार हुआ, आज तक सैकड़ों परिवार ऐसे हैं कश्मीरी हिंदुओं के जिनको क्लोजर नहीं मिला है कि उनके घर के लोग कहाँ हैं, उनको किसने मारा है, और जिन्हें हम जानते हैं कि इन लोगों ने मारा है वो खुले घूम रहे हैं। और इसी सुप्रीम कोर्ट ने एक बार नहीं 2-2 बार बोला कि नहीं यार ये पास्ट हो गया, उसको जख्मों को कुरेदने से क्या होगा, और उसको आपने डिस्कार्ड कर दिया। रामनवमी पे कल रिजेक्ट कर दी गई याचिका, रामनवमी पे जो वायलेंस हुए हैं, जिसमें एक्चुअल में लोग घायल हुए हैं, एक्चुअल में कम्युनिटीज आहत हुई हैं, एक्चुअल में भयाक्रांत है लोग, डर का माहौल व्याप्त है। जहां पर पुलिस मूक दर्शक बनकर खड़ी रही, उन जगहों पे जहां पर इंटरनल रिपोर्ट में ममता बनर्जी को नामित किया गया है कि इनके 2-3 बयानों के कारण, भाषणों के कारण इस तरह की हिंसा हुई है, उसको भी डिसरिगार्ड कर दिया गया कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, इस पर हम कोई सुनवाई करेंगे ही नहीं। अभिषेक बनर्जी, ममता जी का जो भतीजा है, उसके ऊपर CBI और ED द्वारा कोई भी एक्शन ना लिया जाए, उसको स्थगित कर दिया गया इसी कोर्ट में। और ये कोर्ट अनुराग ठाकुर को एक ट्रिगर पॉइंट साबित करने की चेष्टा में लगी हुई है, उसके कारण दंगे हुए, जबकि दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि दिल्ली दंगे जो हैं वो योजनाबद्ध तरीके से हुए थे। 8 जनवरी 2020 को खालिद सैफी है, उमर खालिद है, इस तरह के लोग मिले हैं शाहीन बाग में। उसके बाद उनकी पूरी योजना बनी है, लोगों के घरों के छत पे पत्थर थे, ताहिर हुसैन ने क्या किया, अंकित शर्मा के साथ क्या हुआ, विनोद के साथ क्या हुआ, राजेश के साथ क्या हुआ, दिलबर नेगी के साथ क्या हुआ, 17 हिंदू जो मारे गए उनके साथ क्या हुआ, एसिड की पाउचें फेंकी गई, ये सब सुनियोजित तरीके से हुआ था। और उसका ट्रिगर पॉइंट सबसे पहले कपिल मिश्रा को बनाने की चेष्टा हुई कि ये जो है वहाँ पे खड़े होकर उन्होंने जो है दंगे भड़काए, और जब वो बिल्कुल ही नहीं चला इनका, तब ये किसी तरह से अनुराग ठाकुर को टारगेट कर रहे हैं कि किसी तरह से FIR हो जाए, फिर संभवतः कन्विक्शन हो जाए और फिर उनकी सांसदी चली जाए। इस तरह का इनका मुझे लगता है कि ये उसी लाइन पर निकलना चाह रहे हैं, क्योंकि अब इनको राहुल गांधी की सांसदी जाने के कारण ये बिलबिलाहट है कि किसी तरह भाजपा के भी एक उभरते हुए युवा नेता को ये लोग इस तरह से ड्रैग डाउन करना चाह रहे हैं। ये पूरी इनकी रणनीति लगती है, और इसमें कोर्ट जो है उसमें मतलब सहृदय एकदम बढ़िया से सहयोग देने के लिए कि नहीं 3 साल हो गए तो क्या। अब इसमें देखिए कि 2-3 बिंदु आते हैं। सबसे पहला कि क्या अनुराग ठाकुर ने वास्तव में ये नारे लगाए? नहीं, उन्होंने कहा देश के गद्दारों को, और जनता ने वहाँ पे बोला गोली मारो सालों को। तो पहली बात तो ये है कि जो नारा इन्होंने लगाया ही नहीं, उस नारे का इनके ऊपर क्यों जा रहा है? आपको प्राथमिकी दर्ज करनी है तो आप तो सामने जो भीड़ खड़ी थी उसके ऊपर आप कीजिए, सामूहिक जो अज्ञात भीड़ होती है उसके नाम पर आप मामला बनाइए और फिर देखेंगे कोर्ट में। दूसरी बात, गद्दारों को अगर गोली मारने की बात हो भी गई तो इसमें बुराई क्या है? ये तो लॉ है कि देश के लिए जो गद्दारी करेंगे, जो यहाँ पर रहते हुए दूसरे देश को इन्फॉर्मेशन पास कर रहे हैं या देश को तोड़ने की चेष्टा कर रहे हैं, वो अगर गद्दार हैं, उनके लिए अगर मेरी भावना एक भारतीय नागरिक के तौर पर यह है कि इन लोग को गोली मार देनी चाहिए, तो इसमें मतलब बुराई और अवैध क्या बात हो गई? ये तो होना ही चाहिए। और तीसरी बात यहाँ पर कि क्या आप यह साबित कर पाएंगे, कोर्ट रूम जो एक्सचेंज हुआ है उसमें यह बोला गया कि नहीं ये गद्दार जो है, गद्दार शब्द का प्रयोग ये लोग कर रहे हैं, ये कॉमन जो टर्म है उसको लेके नहीं कर रहे हैं कि एक अम्ब्रेला टर्म है गद्दार मतलब जो देश के साथ गद्दारी करता है। बोलते हैं कि नहीं, ये लोग अपने हिसाब से बोल रहे हैं कि हम जिन्हें गद्दार मानते यानी मुस्लिम कम्युनिटी, उनको गोली मार दो। ये यहां तक घुमा करके बोल रहे हैं और जस्टिस जोसेफ सुन रहा है इन बातों को कि नहीं नहीं नहीं, देखिए गद्दार जो है वो एक्चुअल में मतलब जो वो मान रहे हैं उनको बोला गया, जबकि इन बातों को, जबकि हाई कोर्ट का डिसीजन आ चुका है इस पर कि क्या है, प्राथमिक जांच में सब कुछ साबित हो गया है और उस पर केस चल रहे हैं, लोगों को सजाए हो रहे, UAPA लगा हुआ है। उसके बाद भी अगर सुप्रीम कोर्ट
ऐसे प्लीज को एंटरटेन कर रहा है कि नहीं ये हेट स्पीच है। पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट यह भी करे कि आजकल क्या है ना कि वो कैती का कीड़ा जब काट लेता है आपको तो फिर आप वही LGBTQ मतलब जैसे कि देश में अन्य समस्याएं या सुप्रीम कोर्ट में अन्य समस्याएं सब सॉल्व हो गई, अब जो है आपको इंक्लूसिव बनना है। किनके लिए इंक्लूसिव बनना है? क्या सुप्रीम कोर्ट में ऐसे लोगों ने कुछ कहा कि भाई हमारे लिए टॉयलेट्स नहीं है, ट्रांसजेंडर्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में और नौ टॉयलेट बना रहे हैं, उसको प्रचारित किया जा रहा है? क्या सुप्रीम कोर्ट का यह काम है? उसमें भी एक जज का ये काम है? मुझे नहीं लगता। ये काम भी होना चाहिए, लेकिन ये काम ही आप इस तरह से मत प्रदर्शित कीजिए कि बाकी सारे काम हो चुके हैं इसलिए हम ये कर रहे हैं। जो वेस्ट की सोसाइटी की समस्या है, उनके यहाँ इकोनॉमी सॉर्ट आउट हो गई, उनके यहाँ सड़कें बन गई, ढांचे बन गए, उनके यहाँ इनोवेशन हो रहा है, R&D हो रहा है, उनके यहाँ तेल की समस्या नहीं है। ये सारी चीज़ें जब हो जाती है तब वो खोजते हैं कि नहीं यार जेंडर तो 72 होते हैं, मैं तो पुरुष हूँ और मैं फील कर रहा हूँ फीमेल टाइप, और कल सुबह उठा तो मुझे लग रहा है मैं सांप हूँ तो अपनी जीभ जो है बीच से कटवा ली मैंने। ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो यही LGBTQ के नाम पर पीडोफाइल जो होते हैं, जो 58 साल का आदमी जो है 6 साल 9 साल की बच्ची के साथ जो है सेक्स कर रहा है और उसको बोल रहा है कि ये पीडोफाइल मत कहो, इनको कहो माइनर अट्रैक्टेड पीपल। आप सोचिए कि इस तरह की टर्मिनोलॉजी ले करके उसको मेन स्ट्रीम किया जा रहा है कि नहीं वो पीडोफाइल नहीं, जिनका हर कल्चर मतलब एक आध कल्चर को हटा के बाकी हर कल्चर में कि कोई बुढ़ा 6 या 9 साल की बच्ची के साथ सेक्स नहीं कर सकता, उसको ये लोग मेन स्ट्रीम करने जा रहे हैं। तो जब आप LGBTQ पर इतना ध्यान देने लगते हैं तब इसी तरह की बातें होंगी। तब आप जो चीज़ घटित हो चुकी है या जिसके घटित होने का कारण आप ही की न्यायपालिका ने दे रखा है और वो केस वहाँ पे चल रहा है, आप पैरेलली एक नेता को, चूंकि कोई दूसरा नेता पॉलिटिकल रीजन से उसको पुल डाउन करने की चेष्टा कर रही है, तब आप क्या कर रहे हैं कि नहीं हाँ ठीक है हम डेट देते हैं, हम नोटिस इशू करो और उसके बाद देखो। क्या ऐसे ही मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने ही कई बार यह नहीं कहा कि आप अपना पॉलिटिकल फाइट जो है कोर्ट में लेकर के मत आइए? क्या यह पॉलिटिकल फाइट नहीं है? जिस चीज के घटित होने का कोई डायरेक्ट कॉजालिटी है नहीं, जो दूसरे कॉजेज के कारण घटित हुई है, उसमें आप जो है खींचे जा रहे हैं। और आप चूंकि आपकी एक छवि है, जस्टिस जोसेफ की क्या छवि है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी उनकी क्या है, यह सब तो उनके डिसीजंस में या कोर्ट रूम एक्सचेंज में सबको दिखता है। मैं यह नहीं बोलूँगा कि वो एंटी बीजेपी हैं, क्योंकि वो कोर्ट की अवमानना हो जाएगी। वो स्वतंत्र है, एंटी बीजेपी उनको होना है या उनके बातचीत से जिसको भी जो लगाना है वो तो आप लाइव लॉ या बार एंड बेंच उनके जो ट्वीट्स आते हैं लाइव, उसमें आप जाकर पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैं यह नहीं कहूँगा, बिल्कुल नहीं कहूँगा कि वो भाजपा के कट्टर विरोधी हैं और उस कुर्सी पर बैठकर उसी विचारधारा से वो संचालित होते हैं। मैं यह बिल्कुल भी नहीं कहूँगा और आपको भी नहीं कहना चाहिए, पब्लिकली तो बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। जिसको मानना है वो मान सकते हैं, उनके पास उनके मतलब वो जो हिंदुओं के नरसंहार पे वो ही स्माइल्स, वो मुस्कुरा देते हैं हिंदुओं के नरसंहार की जब बातें होती है तब। तो इस तरह के लोग से आप और कुछ अपेक्षा रख भी नहीं सकते हैं कि वो एक तरह की पॉलिटिकली मोटिवेटेड जो आइडियोलॉजी है उसके जो नेता हैं वो जाकर कुछ भी वमन करेंगे और उसको हाथों हाथ कि नहीं मेरे हाथ में कर दो और हम पी जाएंगे। यही वस्तुतः यहाँ पर होता हुआ हमें दिखता है। अमानतुल्लाह के बयान याद करो ना, अमानतुल्लाह ने क्या बोला था, किस तरह से अपनी कम्युनिटी को भड़काया था और 100 लोगों की भीड़ लेकर के पहुंच गया था। याद कीजिए उस समय के दौर के अमानतुल्लाह के बयानों को। और इसके ऊपर क्या कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया है? लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट ने लिया है? सुप्रीम कोर्ट के पास सब कुछ डेटा अवेलेबल है कि दंगे हुए, क्यों हुए, किसने करवाए, शाहीन बाग क्या था, कौन क्या कर रहा था। और मैं बार बार इसको थोड़ा सा आपको इसलिए भी स्मृति में लाने की चेष्टा कर रहा हूँ क्योंकि आपको भी नहीं भूलना चाहिए कि 2020 में हिंदू विरोधी दंगे हुए थे और वो पूर्व नियोजित तरीके से हुए थे। और उसमें कपिल मिश्रा या अनुराग ठाकुर या प्रवेश वर्मा जो है उनके बयानों के कारण वो दंगे नहीं हुए थे। वहां पर आत्मरक्षा की बातें हुई थी कि तुम अगर सड़क का एक तरफ घेरोगे तो हम भी दूसरी तरफ घेरेंगे। कपिल मिश्रा ने क्या कहा था?
उन्होंने कोई दंगा नहीं भड़काया था। वहां पर तो तुमने तो जामिया के दंगे में दिखा दिया ना भाई कि तुम सीएनजी का जो सिलेंडर होता है बसों के भीतर, उसमें आग लगा के 2-4 ब्लॉक उड़ाने की तुम्हारी पूरी चेष्टा थी। बाद वाला तो दंगा तुमने जनवरी में जाके प्लान बनाना शुरू किया और फरवरी में जाके तुमने ऐसा किया। ये सारी चीजें ऑन द रिकॉर्ड है, पब्लिक में है कि किसने क्या किया था और कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, और उसका बताया जा रहा है कि नहीं 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 हेट स्पीच हो गया और हेट स्पीच के कारण ये सारा चल रहा है। एक और बात है कि यही कोर्ट जो कह रही है कि देश के गद्दारों को बोला गया है और सामने से आया गोली मारो सालों को, उसके बाद ऐसा कुछ नहीं यह कहने के लिए कि हिंदू लोग गए और तलवार लेके निकल गए और रोड पे दौड़ने लगे। अगर हेट स्पीच है और इंसाइटमेंट है तो कुछ तो होता। फिर कोर्ट कहती है कि नहीं नहीं, उससे मतलब नहीं है कि आपके बोलने के बाद कुछ हुआ या नहीं, आपने जो बोला उसकी लीगैलिटी क्या है, वह वैध है या अवैध है, हमें यह भी देखना पड़ेगा। तो फिर महाराज सर तन से जुदा वालों के ऊपर आपका क्या कहना है? आपने तो आज तक संज्ञान तक नहीं लिया है। आपके कोर्ट में जब इस पर चर्चा होती है तो आप कुछ नहीं बोलते हैं इस पे, जबकि सर तन से जुदा ब्रिगेड ने हाल में, मैं पिछले वर्ष के जून जुलाई अगस्त के समय की बात कर रहा हूं जब नुपुर शर्मा वाला विवाद हुआ था, उस समय एक कटा हुआ वीडियो जुबैर लगाता है और 6 लोगों के उसके बाद एक सप्ताह में हत्याएं होती हैं। वहां तो एक्चुअल में सर तन से जुदा बोला गया और उसके बाद से वास्तव में सर तन से जुदा कर दिया गया। आप इसी का पैरेलल आप स्वामी प्रसाद मौर्य केस में देखिए कि उसने स्टेज पर से क्या बोला, कि आपको वह नारा याद है ना कि मिले मुलायम काशी राम, तो उधर से हवा में उड़ गए जय श्री राम, इस तरह की बात, वो भी पैरेलल है। और स्वामी प्रसाद मौर्य पर ही जो रामचरितमानस जलाने की बात होती, इस पर कोर्ट ने संज्ञान लिया। एक स्टेटमेंट आपने दिया, आपके पास पूरा कि हेट स्पीच पे हम ज्ञान देंगे, तो क्या हेट स्पीच केवल एक ही कम्युनिटी के अगेंस्ट, और वो भी क्लियर जहां नहीं है, यहां पर तो क्लियर है। सर तन से जुदा कौन सी कम्युनिटी बात कर रहे हैं? मुसलमान। मानस कौन जला रहा है, उसकी प्रतियां कौन जला रहा है, और एक बार नहीं लगातार। उसके बाद विश्वमन कौन कर रहा है और किसके खिलाफ हो रहा है? एक पार्टी, एक नेता, और विक्टिम कौन है? वही हिंदू समाज, वही हिंदू अपर कास्ट, वही हिंदू ब्राह्मण, जिनके ऊपर ये तमाम तरह की हेट स्पीच डाली जाती है। लेकिन कभी भी जब सुप्रीम कोर्ट हेट स्पीच की बात करता है तो उन लोगों की बात पर कोई चर्चा नहीं होती। तो यहाँ पर तो आपका विशुद्ध दोगलापन जो है वो तो नजर आ जाता है। आपका दोगलापन ही तो था कि जस्टिस सूर्यकांत और पार्डीवाला ने नुपुर शर्मा को यह बोल दिया कि तुम्हारे बोलने के कारण पूरे देश में आग लगी हुई है, जबकि सबको पता है कि उनके बोलने के कारण नहीं, जुबैर के कटे हुए वीडियो डालने के कारण ये सारा हुआ था कांड, वो सबको पता है। वही आदमी जिसने शिवलिंग को फव्वारा बोला था, लिंग बोला था और तमाम तरह के सेक्सुअल कनोटेशन के साथ शिवलिंग के ऊपर तमाम तरह की बातें बोली थी, उसके ऊपर जो है आपने कुछ नहीं बोला, उन लोगों को कुछ नहीं बोला। वो आदमी आज भी टीवी पर आ रहा है, उसको जो बोलना है वो उसी तरह से जहर बोल रहा है, आपने कुछ नहीं बोला। आप आज भी ज्ञानवापी के भीतर सबको पता है, और आप भी अपने हृदय की अतल गहराइयों से यह जानते होंगे, अगर आप 1% भी हिंदू हैं या भारतीय हैं या मानव मात्र हैं, तब भी आपको पता होगा कि वो कोई फाउंटेन नहीं है, वो शिवलिंग है। और आप आज भी उसके पिटीशन को सुनने के लिए तैयार हैं कि उनके लोग सटल तरीके से बोल रहे हैं कि हमें उसी शिवलिंग पर हाथ मुंह कुल्ला करने की स्वतंत्रता अभी भी होनी चाहिए। रमजान जो है आधे से अधिक नहीं 3/4 से अधिक बीत चुका है, और ये अभी भी एकदम लगे हुए हैं कि किसी तरह से सुप्रीम कोर्ट हमें यह कह दे कि वहाँ वो व्यवस्था की जाए कि हमें वजू करने के लिए वही जगह चाहिए, जबकि वहाँ पर ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स में वजू करने के लिए ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स बनाए हुए हैं। फिर भी इनको अंत तक शिवलिंग पर ही थूकना है, और सुप्रीम कोर्ट उसको फैसिलिटेट कर रही है। 21 तारीख को इन्होंने सुनवाई के लिए दोबारा बुलाया है, 22 को ईद हो जाएगी। आप सोचिए कि एक कम्युनिटी लगातार किस तरह से पुश कर रही है। हिंदुओं का मंदिर है, जिसकी दीवार दिख रही है कि मंदिर है, उसको कोई मतलब
कार्बन डेटिंग और तमाम तरह के एविडेंस नहीं चाहिए। उसके भीतर हमें पूजा करने के लिए सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है कि मंगला गौरी हैं या गणेश जी हैं, उनकी पूजा की हमें अनुमति चाहिए, तो साल में एक दिन खुला करता था। और आज वहाँ हिंदुओं को बिल्कुल डिस्कार्ड कर दिया गया है। हमें धोखे से दिख गया कि यार वो तो हमारे शिवलिंग वहाँ पे हैं जिनके ऊपर ये लोग हर दिन थूक रहे हैं, कुल्ला कर रहे हैं, और हम हिंदू नपुंसकों की तरह हम कुछ भी करने में सक्षम नहीं है। क्यों? क्योंकि हम इन्हीं कोर्ट्स का, इन्हीं न्यायपालिकाओं का सम्मान करते हैं जो बार बार हिंदुओं के नरसंहार को, हिंदुओं के ऊपर हो रहे दंगों को, उस पर सुनवाई तक करने से इनकार कर देते हैं। वास्तविक अपराधी जो होते हैं, जिन्होंने सैकड़ों हत्याएं की हैं, ऑर्गेनाइज तरीके से मदरसों में रेप किया है, गैंग रेप करवाया है बच्चियों का, उनको सुनने के लिए आप सोचिए कि 44 वर्षों से अतीक अहमद का चल रहा था और उसको एक मामले में कन्विक्शन हुई, एक मामले में 100 FIR है, उसके पूरी परिवार पे 165 के लगभग FIR है। ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि अतीक अहमद एक नहीं है। अतीक अहमद जैसे तमाम लोग हैं जो इसी तरह के न्यायिक प्रक्रिया के जो फ्लॉज हैं कि 6 महीने बाद का डेट दे दीजिए हुजूर, और हुजूर दे देते हैं। हुजूरों की इतनी फटी पड़ी होती थी कि 12 जजों ने इसी अतीक अहमद के खिलाफ जो है सुनवाई करने से इनकार कर दिया, वो हट जाते थे उसके डर के मारे। तब तो यही सुप्रीम कोर्ट, ऐसा नहीं है कि बहुत पुरानी बात है और उस वक्त जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज उस वक्त लॉ की प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे होंगे, वो तो कर ही रहे थे ना। आपने क्या बोला था उस समय, और तब नहीं बोला था तो क्या आप मतलब लीगल लुमिनरी आपको बोला जाता है, तो क्या आपको आज यह समझ में नहीं आ रहा है कि आज हमारे सामने अतीक अहमद जैसे लोगों को डिफेंड करने वाले लोगों को समय देने की आवश्यकता है, या फिर जो 5 करोड़ मामले आपके अलग अलग कोर्ट्स में लंबित हैं उनको स्ट्रीमलाइन करने के लिए कुछ करने की आवश्यकता है। आप उस पर नहीं बोलते हैं। आपको करना है कि नहीं, अनुराग ठाकुर ने बोल दिया कि देश के गद्दारों को, तो अब हम देखेंगे कि देश के गद्दारों को जो बोला गया वो वाकई में देश के गद्दारों को बोला जा रहा है, या फिर अनुराग ठाकुर का मानना था कि देश के मुसलमानों को और गोली मार दो, इस तरह की बात। आप यही एक बकथेथरई इसको कहते हैं हम लोग, इसको थेथरोलॉजी बोला जाता है बिहार में, कि थेथराई करके कुछ भी, सामने वाले को भी पता है कि थेथरोलॉजी चल रही आगे से, जो वादी हैं उनको भी पता है, प्रतिवादी हैं उनको भी पता है, सबको पता है क्या बकलोली चल रही है यहाँ पे। लेकिन वही है कि हम कोर्ट में हैं, तो कोर्ट में आप जो बोलेगा उसी के ऊपर, मतलब अपना दिमाग बाकी टाइम में जो है एक्स्ट्रा दिमाग लेकर आ जाते हैं कि नुपुर शर्मा ने जो नहीं बोला उसके कारण जो नहीं हुआ उसको भी ब्लेम कर देंगे कि पूरे देश में तुम्हारे बोली से आग लगी हुई है। और जो यहाँ पे वास्तव में हुआ है, जो एक अपराधी है, उसको लेकर के कि हाँ ठीक है यार अतीक जी तो मर गए, तो उन पे तो एक कमेटी बननी चाहिए, आप आइए हम आपको सुनेंगे। और जिस आदमी ने कभी क्लेम नहीं किया कि गद्दार मतलब मुसलमान होता है, क्या होता है, देश के जो गद्दार हैं तो गद्दार हैं, उसको गोली मारने की बात वो भी जनता ने की, तो आपको पकड़ना किसको चाहिए कि, तो आप वही है कि किसी ने कह दिया कौवा कान लेके भाग गया तो आप कौवा का पीछा कर रहे हैं, आप अपना कान देखने को तैयार नहीं है। ये सोशल मीडिया की तरह मनमानी करने पे उतर आए हैं कोर्ट, हमारी संस्थाएं जो है, खास करके हेट स्पीच के मामले में। जैसे आप फेसबुक पर हैं, आप संस्कृत में मंत्र एक समय पे लिख देते थे तो वो हेट स्पीच हो जाता था और आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता था। ये हुआ है, ये वास्तव में हुआ है, हमारे आपके कई लोगों का यह अनुभव है, इस पे मैं कोई इधर बी रोल नहीं लगाने जा रहा, ये हुआ है, आप ये मानिए। आप इलॉन मस्क के दौर से पहले का ट्विटर याद कीजिए कि हम लोग कुछ भी लिखते थे, कुछ भी आप लिख दीजिए कि उमेश कोल्हे को मार दिया गया और उसको इस्लामिस्टों ने मारा है, आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता था हेट स्पीच के नाम पे। तो जो सोशल मीडिया का एक स्क्यूड नैरेटिव था हेट स्पीच को लेकर के, कि अगर आप मुसलमानों के विरोध में सच्ची बात भी लिखेंगे, जो उन्होंने किया है, जो उन्होंने थूक डाला है आपकी रोटियों में, आपके लड्डू में, आपके प्रसाद तक में, उन लोगों के ऊपर आप एक्चुअल भी लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, आपका वीडियो डिमोनेटाइज हो जाएगा। लेकिन आप अगर हिंदुओं के विरोध में कुछ भी उल्टा सीधा, जय श्री राम वाली बातें सब की सब फर्जी साबित हुई थी, वो अगर आप लिख रहे हैं तो उसको एंटरटेन किया जाएगा।
यही हो रहा है। यही अब सुप्रीम कोर्ट लग रहा है कि ट्विटर की पुरानी जो है जो कम्युनिटी गाइडलाइंस होती है उसको उठा करके ये लोग चल रहे हैं। और इनको वही है कि आजकल LGBTQ और हेट स्पीच और जेंडर कितने तरह के होते हैं, इन सब ऐसी बातों के लिए समय है जो हाईली सब्जेक्टिव है, जिसका लार्जर सोसाइटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कि आपने कितने टॉयलेट बनवा, उससे क्या हो जाता है, उससे किस कम्युनिटी को क्या लाभ पहुंच रहा है, सिवाय इसके कि आप जो है बोलेंगे अरे बड़े गजब के एकदम इंक्लूसिव जज हैं। हम देखो यार, ट्रांसजेंडर के लिए कितने ट्रांसजेंडर आ रहे हैं पेशाब करने के लिए, या किसी को रोक दिया क्या वो अगर किसी एक खास टॉयलेट में गया तो? टॉयलेट आप बना दो ना, सब में गेट लगवा दो, जिसको खड़े होके बाहर में करना है वो बाहर में नहीं, जो यूरिनल होते हैं उसमें करे, जिसको भीतर में बैठ के करना है वो जाके करे। ऐसा तो होता ही यार, ये तो हर जगह पे है, इसमें आप क्या पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। उसी तरह हेट स्पीच की भी बात है। तो कुल मिलाकर मैं यही कहना चाहूँगा कि कुछ जजेज हैं जो डिसीजंस या केस को रजिस्टर करना, ये सब ऐसा प्रतीत होता है कि ये लोग एक मोटिवेटेड तरीके से करते हैं, और जो वास्तव में जिससे लोगों के जीवन प्रभावित होते हैं, जहाँ पर एक्चुअल में चाहिए कि नहीं इसकी सुनवाई तेज़ी से हो, साल भर के भीतर निपटारा हो जाना चाहिए केसेज का, उसमें आपको 44 वर्ष लग जाते हैं और आप एक कन्विक्शन ला पाते हैं। तो न्यायपालिका को एज ए होल और सुप्रीम कोर्ट को सर्वोच्च संस्था होने के कारण इस पर कुछ ध्यान देना चाहिए। अनुराग ठाकुर ने क्या कहा, प्रवेश वर्मा ने क्या कहा, कपिल मिश्रा ने क्या कहा, अजीत भारती ने क्या कहा, नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, इन सब को जो है आप परे रखिए, इनसे कुछ नहीं होता है। रैलियों में तरह तरह की बातें बोली जाती हैं, हाँ किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट एक्चुअल में हेट्रेड है तो ठीक है, उसकी सुनवाई आप लोकल से करो ना। हेट स्पीच में ऐसा क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर के सुनवाई हो रही है? आप लोकल कोर्ट में बोलो, दिल्ली का जो जिला और सत्र न्यायालय होते हैं वहाँ पे बोलिए केस करने के लिए। आप क्यों इंटरटेन कर रहे हैं? अर्नब के केस में तो आपने बोल दिया कि बेल लेने के लिए आप प्रॉपर चैनल से आइए, निचली अदालत से पहले पाइए, वहाँ रिफ्यूज होगा तो हाई कोर्ट में जाइए, वहाँ रिफ्यूज होगा तो हमारे पास आइए। ये तो सब्जेक्टिव हो गया ना कि आपका जो मन कह रहा है उस हिसाब से आप चलते हैं। तो अनुराग ठाकुर के ऊपर करना है तो आप उनको वही लॉन्ग रोप दीजिए। नहीं, चूंकि वृंदा करात ने बोला है, कोई रसूख वाला वकील होगा वो बोल रहा है, तो आप जो है एक तरह से आप कह सकते हैं कि ब्लैकमेल आप हो रहे हैं इन लॉयर्स के हाथों। ब्लैकमेल शब्द का मैं प्रयोग इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि हमने देखा है कि जेन्यून केसेस जो होते हैं जहां पे लोगों की हत्याएं हुई है उनकी सुनवाई नहीं होती है। पवन खेड़ा है, 3 घंटे में उनको मिल जाता है। मनीष कश्यप है, उसको मतलब उसकी पर्सनल लाइफ और लिबर्टी कुछ नहीं है। जुबैर की है, जिसको सुनिश्चित कराया गया कि 6 बजे से पहले निकालो, और मनीष कश्यप पे NSA लगा के तमिलनाडु के जेल में बंद किया हुआ है। उसको बोला गया कि 21 तारीख के बाद आना तुम। उसकी लाइफ एंड लिबर्टी नहीं है। तो स्पष्ट है ना कि आप जाति भी देख रहे हो, धर्म भी देख रहे हो, मजहब भी देख रहे हो, विचारधारा भी देख रहे हो, और कौन वकील उसको रिप्रेजेंट कर रहा है उसको भी देख रहे हो, और उसके बाद आप यह निर्णय ले रहे हो कि किसकी बेल जो है आवश्यक है, किसकी पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी स्टेक पे है, और उसके बाद आप निर्णय करते हो। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताएं टिप्पणी करके। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। हमें सपोर्ट जिस भी तरह से कर सकते हैं अवश्य करें। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार आपका। नमस्कार।